कुछ राज्यों में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में साफ तौर पर दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल तेलंगाना में हैदराबाद के पास चवल्ली में आयोजित विजय संकल्प सभा में कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। केसीआर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना में खत्म होने वाले हैं वो पीएम बनने का सपना देखते हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहां की जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजना बनाती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो कश्मीर आधा कर देते हैं। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाई है। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर कान खोलकर सुन लो, यहां एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते। बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते कि भी प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता समझती है प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर, नरेंद्र मोदी। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर पहली बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एनसीपी को तोड़ने की साजिश कर रहा है तो पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कल कोई पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रणनीति, यदि हमें एक रुख अपनाना है तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं, क्योंकि हमने इस पर अभी तक चर्चा नहीं की। आपको बता दें कि अजित पवार ने 21 अप्रैल को एक पत्रकार के महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बनने के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और एनसीपी 2024 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करने के बजाय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा जता सकती है। आम्हाला काही भूमिका घ्यायची त्यामुळे वक्तव्य करणारी भूमिका घ्यावी लागेल। इसका आज सांगणं योग्य नाही, कारण आम्हाला पुढील यासंबंधी आम्ही चर्चा केली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों मिशन कर्नाटक में जुटे हैं। इसी के तहत आज वो रामदुर्ग, बेलगावी में गन्ना किसानों से मिलेंगे। इसके बाद वो गडक में युवाओं से संवाद करेंगे।
शाम को हंगल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। लोगों का यह अपार विश्वास और जनसमर्थन कर्नाटक में बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 150 सीट आएगी और 40% कमीशन वाली बीजेपी को 40 सीटें भी नहीं आने वाली। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की, प्रयत्न मारे कि उनकी किताब में, उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो, कहीं भी नहीं मिला। ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ದೋಸ್ತ। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा रखे हैं बीजेपी के लोगों ने। मुझे पार्लियामेंट हाउस से निकाल दिया, घर ले लिया, बिल्कुल। देखिए बात देखिए, उन्होंने घर छीन लिया मेरा और हजारों लोगों ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी, राहुल जी आप हमारे घर लेने आ जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। आज वो तेजस्वी यादव के साथ पहले लखनऊ जाएंगे। यहां वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कोलकाता का रुख करेंगे, जहां उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगी। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात की है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग। आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत। हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं, तब इसलिए तो चाहते हैं, अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। ममता बनर्जी से कब जा रहे हैं? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है, हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। देश, आपको बता दें, पंचायती राज के 30 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस खास मौके पर आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही यहां 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत से तैयार 5 जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। साथ ही पीएम आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाएंगे। साथ ही पीएम लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड सौंपेंगे। इसके अलावा वो पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद आज केरल के कोच्चि के लिए वो रवाना होंगे। अब पानी पर दौड़ेगी मेट्रो। जी हां, हैरान ना हो, यह बिल्कुल सही खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 अप्रैल को केरल को वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। ये देश की पहली वाटर मेट्रो होगी। इसके लिए 14 टर्मिनल बनाए गए। इसके बाद जम्मू, श्रीनगर और गोरखपुर जैसे शहरों में भी इस तरह की योजना बनाई जा रही है। जो जानकारी मिली है वो ये कि आम मेट्रो से 40% ये सस्ती होगी। ट्रैफिक के दौरान लोगों को काफी सहूलियत भी होने वाली है। आजकल लोग फैशन से लेकर फाइनेंस तक की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड रहते हैं। अब बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो आपको पैसे पर ज्ञान देते हैं और कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के दर्शकों की तादाद लाखों में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको इनकी राय पर पैसा निवेश करना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सवाल का जवाब दिया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन्हें रेगुलेट करने का प्रस्ताव नहीं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर 3-4 लोग हमें सही सलाह दे रहे हैं तो 10 में से 7 ऐसे हैं जिनका मकसद कुछ और। अभी बहुत सारे सोशल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखें कि उनकी सलाह को क्रॉस चेक जरूर करें। मेहनत से कमाए गए पैसे को निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें। किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कुछ असली विशेषज्ञ हैं जो निवेश बचत पर ठोस सलाह देते हैं। कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और ज्यादा रिटर्न का वादा कर संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं। हकीकत यह है कि पोंजी स्कीम है। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi. अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। समलैंगिक विवाह के विरोध में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उतर आया। बार काउंसिल की तरफ से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं का विरोध का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध भेजकर कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। धार्मिक समूहों को शामिल कर उनसे परामर्श करने की बात भी कही गई है। बार काउंसिल का कहना है कि देश में 99.9% लोग समलैंगिक विवाह के विचार का विरोध करते हैं। बीसीआई के मुताबिक ज्यादातर आबादी का मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के खिलाफ होगा। इसलिए यह काम विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। पहलवानों ने फिर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना कर रहे पहलवानों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। मुकेश सिंह सेंगर की एक विस्तृत रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से नाराज महिला पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहां से नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता हैं जो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे। अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इससे पहले ये पहलवान जनवरी में भी इन्हीं आरोपों के साथ जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरने पर बैठे थे। उसके बाद खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इन खिलाड़ियों के बयान भी लिए, लेकिन इन खिलाड़ियों का आरोप है कि 3 महीने हो गए हैं, ना तो कमेटी की रिपोर्ट आई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आप जो धरने पर बैठे हैं यहाँ पर, कब तक धरने पर बैठेंगे और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? इधर ही बैठे हैं जी हम,
रात को भी, दिन में भी, दोपहर में भी इधर ही बैठे हैं। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? यहाँ पर क्यों बैठ रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ब्रजभूषण पे। अच्छा, जो कमेटी बनी है उसमें आपके परिवार से भी बबीता फोगाट हैं, PT ऊषा हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है? कुछ बताया कि वो कमेटी क्या कर रही है? किसी से कोई बातचीत नहीं है जी हमारी। अच्छा, और खेल मंत्रालय से कोई जानकारी आपको मिली है? कोई जानकारी नहीं है जी हमें। अच्छा, तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे आप? बैठे हैं जी जब तक यहाँ नहीं मिलता। अच्छा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष महिला पहलवानों के इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पहलवानों के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है जिससे नए पहलवानों को मौका मिल सके। इसी के चलते कई पहलवान नाराज हैं। महिला पहलवानों के आरोपों को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जंतर मंतर से होते हुए दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। अलगाववादी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ ले जाने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके समर्थन में उतर आई है। AGPC ने कहा कि अमृतपाल और दूसरों पर NSA के तहत कार्रवाई गैर जरूरी। AGPC ने कहा कि वो अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगेगी। AGPC के सदस्यों ने अमृतपाल के परिवार से भी मुलाकात की है। इससे पहले अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ पहुंच गया। कल उसे डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब यहां उससे पूछताछ होगी। यहीं अमृतपाल सिंह के 9 सहयोगी भी बंद हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रात भर नजर रखी। पुलिस ने रोडे गांव को घेरा। सिर्फ 2-3 पुलिस वाले गिरफ्तारी के लिए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे और किसी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होगी। कल अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी मोगा के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे के बाहर से की गई थी। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए। आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ के इस सेंट्रल जेल में रखा गया है। कल उनको यहाँ पे लाया गया है और ये जो सेंट्रल जेल है डिब्रूगढ़ का, ये बहुत पुराना है। 1860 में बना हुआ है, ब्रिटिश के ज़माने का जेल है और इंडिपेंडेंस के पहले इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। और इसके बाद जब असम और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में जब उग्रवाद बहुत अपनी चरम सीमा पे था, तब यहाँ पे उल्फा और बाकी संगठनों के बहुत बड़े नेताओं को रखा गया है और शायद इसीलिए इस जेल को चुना गया है अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगी को रखने के लिए। उनके 9 सहयोगी को पिछले 1 महीने में यहाँ पे लाया गया है पंजाब पुलिस द्वारा और कल अमृतपाल सिंह को लाए। अमृतपाल सिंह को आइसोलेशन में रखा गया है। इसका मतलब है उनके सेल में और कोई नहीं है, किसी के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकती है और उनके जो 9 सहयोगी यहाँ पे पहले से ही हैं, उनके साथ भी उनकी कोई बातचीत या फिर मुलाकात नहीं हुई, ऐसा जेल के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लगी है। और इस जेल के बारे में अगर कहें तो एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं जेल के बाहर सिर्फ जेल के स्टाफ ही नहीं है, असम के पुलिस के स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं और असम पुलिस के कमांडोज इस जेल की निगरानी कर रहे हैं। बाहर है और इसके इर्द गिर्द जो आउटर पेरीमीटर है वहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है और अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। CCTV कैमरास के नेटवर्क हैं और उस पर हमेशा स्पेशल ब्रांच के लोग नज़र बनाए हुए हैं और इस जेल के आसपास का इलाका को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इस जेल के आसपास में कोई भी ड्रोन या फिर इस तरह के कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते हैं, उनको ये कमांडोज मार गिराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस जेल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे मेजर कोई जेल ब्रेक नहीं हुआ है।
एक ऐसा इलाका है जहां पे कि जो खालिस्तान सिंपैथाइजर्स नहीं हैं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है, तो इसलिए शायद असम के इस जेल को चुना गया है अमृतपाल और उनके सहयोगी को रखने के लिए। और आज यहीं पे ही उनकी इंट्रोगेशन शुरू होगी। खबर ये है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां यहाँ पे आएंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे आएगी और उनसे पूछताछ होगी कि उनके जो वारिस पंजाब डे का मकसद क्या था, वो क्या करना चाहते थे, उनका फंडिंग सोर्स क्या है। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर उनको पूछताछ की जाएगी कि ये जो खबर है या फिर जो इनपुट्स हैं कि उनके साथ पाकिस्तानी हैंडलर्स या फिर दूसरे देशों के हैंडलर्स का भी लिंक है, उसके ऊपर भी उनको इंटरोगेशन किया जाएगा। NSA के अंदर उनको बुक किया गया है, इसके अंदर बहुत सिक्योरिटी इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात है जो जेल से जब हमें खबर आ रही है जेल के सूत्रों से कि अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों को खाना अच्छी तरह से मुहैया किया गया है, अखबार दिया गया है, सुबह असम की कड़क चाय भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो परिवार वाले, इसके पहले हमने देखा पिछले हफ्ते दलजीत कलसी के परिवार यहाँ पे आके मिल के गए हैं और जो SGPC के जो वकील हैं उनको भी एक्सेस दिया गया था। और सूत्रों के मुताबिक SGPC के वकील और उनके परिवार वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहीं पे ही अब जो आगे की कार्रवाई है, इंट्रोगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन अमृतपाल, वारिस पंजाब डे और उनके सहयोगी के ऊपर जो केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, अब इसी जेल के अंदर इसकी इंट्रोगेशन चलेगी। और जब ट्रायल का वक्त होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से फिर उनको पंजाब लेके जाएंगे। तो खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी है उसके मुताबिक दुबई में रहने के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी ISI और खालिस्तानी संगठनों ने उसे जॉर्जिया भेजा। अमृतपाल की 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनाया गया। 20 अगस्त 2022 अचानक अमृतपाल पंजाब पहुंचा, वारिस पंजाब डे की कमान संभाली। सिखों को भाषण में भड़काता था, नशा मुक्ति के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। सेंटर युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई, लड़ाके भर्ती किए। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते टेंशन लगातार बरकरार है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,112 नए केस सामने आए, जबकि 22 मरीजों की मौत हुई। अब एक्टिव केस 67,806। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 7.03% हो गया है। 24 घंटे में 9,833 मरीज ठीक भी हुए। वहीं दिल्ली की बात करें तो केस तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 948 नए मामले सामने आए, 2 मरीज की मौत हुई। फिलहाल सबसे चिंता वाली बात यहां की संक्रमण दर है जो 25.69% के पार। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मामले 5,578 हैं। तो कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ी, कैसे कम हुई और फिर बढ़ी, उस पर नजर डालते हैं। 14 अप्रैल को 11,109 मामले, 15 अप्रैल को थोड़े कम 10,753 मामले, 16 अप्रैल को 10,993 थोड़ा कम, फिर 17 अप्रैल को मामले थोड़े और कम हुए 9,111, 18 अप्रैल को 7,633, 9 अप्रैल को 10,542, काफी बड़ा जंप। फिर 20 अप्रैल को भी एक जंप देखा गया जो 2,000 का था, 12,591। उसके बाद 21 अप्रैल को थोड़ा कम हुआ है 11,692। फिर 22 अप्रैल को जंप देखने को मिला 12,193 और 23 अप्रैल को 10,112 केस। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से एक और चीते की मौत की खबर आई। उदय नाम की चीते की अचानक मौत हो गई। पहले से बीमार नहीं था, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था चीता उदय। कल अचानक तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से सरकार 20 चीते लाई थी, जिसमें से अब 2 की मौत हो गई है। हालांकि हाल ही में 4 नन्हे शावकों का जन्म भी हुआ है। गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें बता रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की टॉप 5 खबरें। तेलंगाना जीते तो मुस्लिम आरक्षण खत्म, अमित शाह ने कहा। कोई पार्टी छोड़ना चाहे तो ये उसकी रणनीति, शरद पवार बोले। विपक्षी एकजुटता में जुटे नीतीश, ममता अखिलेश से आज मिलेंगे। नंबर 4 पर पुंछ हमला, स्टिकी बम और स्टील बुलेट का हुआ इस्तेमाल। और आखिर में हैप्पी बर्थडे सचिन, 50 के हुए शतकवीर।